हमारा लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन के हवाले से, वो है इवैल्यूएटिंग ट्रिपल इंटीग्रल्स ओवर मोर जनरल रीजन्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ट्रिपल इंटीग्रल की इवैल्यूएशन थी, लेकिन एक रेक्टेंगुलर रीजन पे। लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि हमें हमेशा जो रीजन मिले या जिसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो वो रेक्टेंगुलर ही हो। रीजन्स कैन बी ऑफ एनी इर्रेगुलर शेप। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको यहाँ पर एक शेप दिखाई हुई है, एक रीजन दिखाया हुआ है, एक सॉलिड बॉडी दिखाई हुई है, जिसकी जो शेप है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो दिस इज एन इर्रेगुलर रीजन। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो या अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो तो फिर वो हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल over the function of x y z into dv, and that is actually equals to डबल इंटीग्रल फॉर द आर। ठीक है, आप देखें ये आर जो है वो बेसिकली क्या है? इस बॉडी का, ठीक है, प्रोजेक्शन है। कौन से एक्सिस पर? एक्स और वाई एक्सिस पर। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इसकी शेप मिल जाएगी। कि देखिए तमाम की तमाम जो बॉडीज़ होंगी, लाजमी तो नहीं है ना कि वो एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट हो। प्लेन से मुराद क्या होती है कि ये दो जो एक्सिस मिलके सरफेस फॉर्म करती हैं। सरफेस क्या हो जाएगी हमारे पास? एक प्लेन होगी। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गई। इसी तरह जेड वाई प्लेन, तो वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पे, तो ये हमारे पास जेड वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्स और जी प्लेन, सो दिस विल बी आवर एक्स और जी प्लेन। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो जी आप देख रहे हैं, जी इज़ क्या कहते हैं, हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो कि आई मोर जनरल फॉर्म है। ठीक है ना? इसका जो रीजन जो फॉर्म हो रहा है ये जी है बेसिकली। ठीक है, जनरल रीजन। तो ये इर्रेगुलर शेप का है। ठीक है ना? तो इसका जो प्रोजेक्शन एक्स और वाई प्लेन पे पड़ रहा है वो बेसिकली क्या है? आर है। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि जो जी है ये बेसिकली ये किसके बराबर है? ये फंक्शन है किसका? एक्स वाई और जी का। डेफिनेटली ये जी जो है ये एक पूरा सॉलिड वॉल्यूम है। इसमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी शामिल होंगे, इसमें वाई के भी शामिल होंगे, इसमें जेड के भी शामिल होंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ भी। ठीक है ना? इसमें पॉइंट, अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट में हमारे पास एक्स एक्सिस का पोर्शन भी शामिल होगा। इसी तरीके से वाई का भी शामिल होगा, फिर इसमें हाइट भी शामिल होगी इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। सो इसके तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो बेसिकली फंक्शन होंगे किसके? एक्स वाई और जी के। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूअस भी हो, ज़ाहिर है फंक्शन होगा तो इसको कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक रीजन आ गया जो कि बेसिकली क्या है? जी है। ठीक है, जनरल रीजन। तो इसका यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है आर, जो कि एक्स वाई प्लेन पर है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्शन होगा उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि इस जी की बॉटम सरफेस की होगी। सो दीज थिंग्स विल बी मैच्ड एक्चुअली। ओके, अच्छा जी, तो अब अगर हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना हो या इसका अगर हमें सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, ओवर द जनरल रीजन या फॉर द जनरल रीजन जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी वो बेसिकली एक्स वाई और जी की आएंगी। ठीक है, अच्छा, बाकी फंक्शन तो हमारे पास है ही एक्स वाई और जी का, और आगे क्या है? डी वी। डी वी का मतलब क्या होगा? डी जेड, डी वाई और डी एक्स। ओके, अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने से मुराद क्या है कि ये जो दो इंटीग्रल हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे होंगे? ये इस सरफेस
पे जो प्रोजेक्शन बना है, यानी कि जो आर है, ठीक है ना, इसका एरिया होगा ये। ठीक है, जो डबल इंटीग्रल है वो इसका एरिया कैलकुलेट करेगा। और ये जो आप थर्ड इंटीग्रल देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली g2 एंड g1 विच आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपको पता है कि जो फंक्शन ऑफ x एंड y होगा वो क्या होगा, वो z होगा। ठीक है, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर आप और करें यहाँ पे g1 और g2, तो g1 हमारे पास z इज इक्वल टू g1 xy, वो क्या है, ये बॉटम जो सरफेस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरी ये वाली, दिस इज g1। ठीक है, और जो इस बॉडी के जो टॉप पे जो सरफेस है, ठीक है ना, जो कवरर इसको किया हुआ है जिसने, वो क्या है बेसिकली, वो z इज इक्वल टू g2 x, y है। तो इसमें जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ना, दिस ग्रीन सरफेस जिसने इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि टॉप बाउंड्री, और इसका जो बॉटम पे जो आप सरफेस देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये इसका बॉटम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे z की वैल्यूज़ मौजूद होंगी सारी की सारी। तो जो टॉप बाउंड है उसका उसका फंक्शन ये गिवन है हमें, और जो बॉटम बाउंड है उसका फंक्शन हमें ये गिवन है, z की वैल्यूज़। बाकी जो इसकी साइड की वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है ना, दीज ऑल साइड्स, ये साइड हमें कहाँ से मिल रहा होगा, ये इस r से मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो हाइट की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे सेट होंगी, वो उसकी जो सेटिंग है वो z से सेट हो रही है, क्योंकि z रिप्रेजेंट्स दी हाइट। तो टॉप पे जो इसकी सरफेस वैल्यू होगी ना, यानी कि जो z की वैल्यू होगी, ये ग्रीन सरफेस से हो रही होगी। ठीक है, तो ये बराबर है किसके, g2 xy के। इट कुड बी अ फंक्शन एंड इट कुड बी अ सॉलिड सरफेस। ठीक है ना, यानी कि होल स्ट्रेट सरफेस अगर हो जाए, जैसा कि xy प्लेन हो जाए। ठीक है, अगर सिर्फ ये लिखा हो z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है ना, या z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी। ओके, खैर एनीवेज, तो ये जो लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर बेसिकली द लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, z की। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी जेड भी लिखा हुआ है, और इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये डी ए, इट विल बी बेसिकली डी वाई एंड डी एक्स, ये इसके बराबर होगा। ओके, तो अगर ये चीज़ें हमें पता होगा तो हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी कि जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे और फिर हम फाइंड कर सकते हैं। ये इसका जनरल इक्वेशन है। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेटेड एज ट्रिपल इंटीग्रल, इसको हम ट्रिपल इंटीग्रल तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू जी फॉर जनरल रीजन हो गया हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी। अब लाजमी नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन हो। ठीक है ना, सके यहाँ आपको गिवन है ना, ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फंक्शन गिवन हो। हमें जो ये लिमिट दी हुई है ना, अगर ये भी फंक्शन की फॉर्म में होगी तो उससे हमें क्या कहते हैं, हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, यूज अ ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड within the cylinder x square plus y square is equal to 9, and between the planes z is equals to 1 and and x plus z is equal to 5। हमें ट्रिपल इंटीग्रल इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सॉलिड सिलेंडर का, और आपको ये सिलेंडर की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसी तरह हमें जो सिलेंडर जो कि बाउंड हुआ है वो किससे गिवन है, इक्वेशन z इज इक्वल टू 1 और x प्लस जी इज इक्वल टू 5 गिवन है। अच्छा जी, तो पहले हम इसकी जो फिगर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिटेल्ड फिगर। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर होता है इस तरीके से, और ये आगे जा कर के इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। लेकिन अब ये तो चलता रहेगा ना, अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा तो ये तो हमेशा चलता रहेगा ऊपर और नीचे। ठीक है, सिर्फ इसकी जो लिमिट्स जो तय होंगी एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई पे, वो किससे होंगी, वो
इसकी बाउंड्री से हो जाएंगी, ठीक है, वो फिक्स होंगी, लेकिन जो जेड एक्सिस है वो तो ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी कि हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, तो इसी z का जो पोर्शन है उसको बाउंड करने के लिए यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है हमें, z इज इक्वल टू 1 और x प्लस जी इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू 1 तो हमें पता है, z इज इक्वल टू 1, ये देखें आप नीचे देख रहे हैं, ये z इज इक्वल टू 1 एक फिक्स वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, हॉरिजॉन्टल सरफेस की, ठीक है ना। तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि आपने स्ट्रेट रख के काट दिया, कट कर दिया है सिलेंडर को अलोंग या परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें नीचे वाली बॉटम सरफेस मिल गई जो कि क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, टॉप पे जो कटिंग की गई है दैट इज बेसिकली स्लांटेड यानी कि ऑब्लिक यहाँ पे कटिंग की गई है, ठीक है, आप देखें ये दिस इज ऑब्लिक कटिंग, ठीक है, और उसकी इक्वेशन हमें गिवन है ये। तो हमारे लिए बहुत आसान है, z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास वो क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो इसकी जो अपर लिमिट हो गई वो क्या हो गई, 5 माइनस एक्स, और जो बॉटम लिमिट हो गई वो क्या हो गई, z इज इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें तो हमें मालूम हो गई, ठीक है ना, z के रिस्पेक्ट से। अब मसला रह गया x और y एक्सिस का, ठीक है, इनकी जो बाउंड्रीज होंगी उनकी लिमिट्स क्या होंगी, दे कैन appear in the form of equation, यानी कि y और z की फॉर्म में या x और z की फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हमें हेल्प कौन करेगा, जो मेन इक्वेशन है सिलेंडर की वो हेल्प करेगी, बिकॉज देखें इसकी जो टॉप और बॉटम जो एक्सटेंशन थी सिलेंडर की, यानी कि कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है, उसको बाउंड करने के लिए ये दो इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। लेकिन जो साइड वाली वैल्यूज़ हैं इसकी, जो गोलाई वाली वैल्यू हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि एक्स और वाई इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बॉटम आप सर्कुलर रीजन देख रहे हैं यानी कि आर, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, अच्छा, तो अब अगर हमें इसी को यहाँ पे दिखाया हुआ थोड़ा सा आई मीन क्लियर करके, तो अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम y की एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर हम y मालूम करना चाहें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो प्लस है ये बेसिकली ऊपर वाला हाफ सर्कल हो जाएगा, और जो माइनस है वो बेसिकली नीचे वाला हाफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही यहाँ पर मेंशन है कि जो अपर बाउंड्री है हमारी y वाली, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बॉटम हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है ना, ये वाली, ये किस पे है, ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने y की भी बाउंड्रीज मालूम कर ली, ठीक है ना, अपर और लोअर लिमिट। अब मसला किसका रह गया, x का रह गया। तो ये भी कोई इशू नहीं है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x की अगर हमें बाउंड्री वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है ना, तो x एक्सिस पर हर जगह पर y की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी कि 9 माइनस ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर हम x एक्सिस को देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो इसलिए हमने y को ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो देखें ये x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3, हमारे पास क्या हो गया, x की लिमिट्स आ गई, ओके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इक्वेशन पे। तो ये हमने फार्मूला पीछे देखा था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जी
इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, इनटू डी वी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें फंक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी नो ऑल द क्या कहते हैं बाउंड्री वैल्यूज़, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, और इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें पता है ये। ठीक है जी, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी इजी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ जी इज इक्वल टू, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, टी जेड है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रल साइन आएगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आप बोलेंगे कोई फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी नो द बाउंड्री वैल्यूज़ ऑफ ऑल एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो हम बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे 3 दफ़ा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है उसमें क्या है, पहले डी जेड के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया हुआ है, तो हमने डी जेड की बाउंड्री वैल्यूज़ निकाली थी, यानी कि लिमिट्स निकाली थी। ठीक है ना, वो क्या था, z इज इक्वल्स टू 1 लोअर लिमिट्स, और z इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये अपर लिमिट थी। ठीक है, तो यही जो लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई की गई है, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। ठीक है, डी जेड, जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि यहाँ पे 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हमें z मिल जाएगा। फिर इस z में हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो 5 माइनस एक्स और जेड इक्वल्स टू 1 है ना, जब हम इसमें पुट करेंगे जेड की जगह पर, पहले हम पुट करेंगे 5 माइनस एक्स, उसके बाद फिर हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना, -1, तो हमें 4 माइनस एक्स मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, डी वाई है, तो यहाँ पे लिमिट भी कौन सी आएंगी इंटीग्रल के साथ, वाई की लिमिट आएंगी, तो वाई हमने यहाँ पर फाइंड किया था, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वाली वैल्यूज़ जो अपर और लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, तो देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करने के लिए क्या कहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर जो क्या कहते हैं 4 माइनस एक्स है, ठीक है ना, सो इट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, तो इसको हम इंटीग्रल से पीछे लेके चले जाएंगे। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो काफ़ी आसान है इसको इंटीग्रेट करना, ऑल्दो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आप थोड़ा सा कर देता हूँ कि आ, ये हो जाएगा 4 माइनस, ओहो, 4 माइनस एक्स, तो ये जो होगा क्या कहते हैं, इंटीग्रल जो लिमिट्स हैं इसकी वो है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के साथ है, और ये प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आगे जो हमारे पास डी वाई डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब, किधर करूँ, 4 माइनस एक्स ब्रैकेट, और आगे क्या हो जाएगा ये, सॉरी, वाई। ठीक है, और इसकी लिमिट्स जो होंगी वो माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4 माइनस एक्स, और इसके बाद फिर जनाब लिमिट में हमारे पास पहले हायर लिमिट यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स, और ठीक है, ये ब्रैकेट में, और आगे जो होएगा ये 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपस में ऐड अप हो जाएंगे। फिर ये 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x, और आगे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो फिर ये जो आप रहे कि यहाँ जो हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन जो आया हुआ है 8 माइनस 2x अंडर रूट
9 - x²। तो देखिए हमारे पास यही चीज़ आ गई है, हमने इसको यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब देखें एंड में हमारे पास क्या रह गया है, dx रह गया है। ठीक है, सो जो वेरिएबल है वो भी अब हमारे पास सिर्फ x की फॉर्म में ही रह गया है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास लिमिट क्या है इसकी, 3 और -3 लिमिट है। ठीक है, जो कि हमने फाइंड करी थी यूजिंग द फार्मूला एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, जो फिगर थी। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और इस अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से। तो ये इंटीग्रल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। एक तो ये हो जाएगा 8 √9 - x², और एक हो जाएगा 2x √9 - x² dx। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये 9 - x² किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, आपको शायद याद होगा कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे अगर इसको नॉर्मल तरीके से करना होता तो आगे फिर -2x हमें चाहिए होता, जो कि डेफिनेटली हमारे पास x की फॉर्म में मौजूद 2x dx चाहिए था, जो कि मौजूद नहीं है। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी होगी। और सब्स्टिट्यूशन कौन सी वाली, साइन वाली या टेन वाली, अब ये आपके अपने ऊपर है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितना आपको याद है। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं करके दिखाऊंगा इसको। अच्छा, ये जो है आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे भी तो डेफिनेटली बड़े आराम से ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट जब इसको आप कर लेंगे और इसमें जब आप ये लिमिट पुट करेंगे 3 और -3, ठीक है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और उसकी यहाँ पे एक और वजह भी है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली कौन सा है, वो एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, जो इंटीग्रैंड है वो एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, सॉरी, ये जब हम यानी कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास लिमिट्स अगर सेम हो, ठीक है, तो इसका जवाब ज़ीरो आ जाता है। इसको आप करके देख लीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, और इसका जो जवाब आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। ओके, चलिए मैं बता भी देता हूँ इसको कि आप कैसे, मतलब ये ज़ीरो आएगा। आप देखें यहाँ पर -3 है, और फिर आगे जो है ये 2x √9 - x² है। ठीक है, मैं सिर्फ इस पार्ट को करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो -2x है ना, इसको हम आगे लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से 3 - 3 √9 - x², यहाँ हम प्लस कर लेते हैं, -2x हम अंदर ले जाते हैं, यानी कि -2x और आगे dx। ठीक है, तो रूट के अंदर जो हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है ना, वो क्या होगा, -2x होगा। तो वो हमारे पास -2x dx होगा, वो हमारे पास आगे मौजूद है। ठीक है जी, तो अब जब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसमें आप देखें यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर 9 - x² है। चलिए मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ, 9 - x² है। तो जब इस x की जगह पर आप क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। ठीक है, और ये स्क्वायर होगा तो 9 - x² क्या हो जाएगा, यानी कि 9 - 3² ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब इसमें आप -3 भी पुट करेंगे, ठीक है ना, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 9 होगा तो ये तब भी क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आई I मीन जब इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे ना, इसकी लिमिट्स 3, तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। तो खैर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको थॉरोली मैं तो खैर हल्का फुल्का करके दिखा दिया है। आप चाहें इसको सब्स्टिट्यूशन से करके भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो एनीवेज जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट वी विल गेट 8 × 9/2 पाई -0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 पाई के बराबर। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, सॉरी एरिया इनफैक्ट वॉल्यूम जो देख रहे हैं, ये वाला जिसको अभी मैं कलर करूँगा रेड रंग से, ये पूरा पूरा, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली
this volume is equal to what? 36 पाई। ठीक है। तो ये हमारा जो था वो लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसमें बस मैंने आपको इंटीग्रेट करना नहीं बताया है इसको, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे जगह भी नहीं है। और चूँकि आप कर चुके हैं तो इसको अब आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का है, तो फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इसको कवर करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन के लिए जो है बस इतना ही आप कर लें, आई थिंक कि काफ़ी है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप देख लें किस तरीके से। जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ कराई हैं इनकी ख़ास तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कुछ थोड़े से जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूँगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है। सो दैट्स इट आई थिंक। ठीक है।